निरंतर ज्योतिष संबंधी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग क्यों? क्योंकि ये फिर एक ट्रेवल हो गया। एरोप्लेन था, एरोप्लेन में तो मैं और आप घूम सकते हैं, रॉकेट में तो नहीं घूम सकते। वो तो देश की सरकार ही खर्चा कर सकती है उतना। तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल क्यों? वाटर आ गया। पैट्रियोटिज्म, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र भारत माता की जय। और वैसे हम अपनी माँ की गोद में घुसते हैं। ये है पैट्रियोटिज्म। ये इस तरह रिलेट होता है मंडे में मेदिनीय स्तर पर। कार्मिक, पाताल, फॉल फ्रॉम द स्काई ड्यू टू कर्मा। अब ये कौन सा फॉल फ्रॉम द स्काई है? व्यक्ति किस कहां जन्म लेता है? माता से। चौथा भाव माता का है। हमें सुरक्षा माता के पास मिलती है, हमें शेल्टर चौथा भाव देता है। लेकिन क्यों लेना पड़ा? एक दार्शनिक विषय है, पर उसका उत्तर ये दे रहा है। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे कुछ कर्म ऐसे थे जिनका अभी संपादन पूरा नहीं हुआ था। वो पूर्ण करने के लिए हमें पुनः पृथ्वी पर आना पड़ा। ये है फॉल फ्रॉम द स्काई ड्यू टू कर्मा। इसलिए वो एक तरह से पाताल है, चौथा घर। और हमने कुआं भी देखा चौथे घर में। कुआं कहां होता है? इट इज डीप इनसाइड द अर्थ। इनसाइड द अर्थ ही तो होता है पाताल। इसलिए चौथा घर ये भी बताता है कि हमारी कमी क्या रह गई थी पिछले जन्म में, जो ये जन्म लेना पड़ा। पर ये गहन विषय है। ये वो विषय है, जैसा मैं बता रहा था ना, कि जिसने प्राणायाम का अभ्यास अच्छा किया है, जिसको कंसंट्रेशन अच्छी हो जाती है, वो लोग इस चीज को जल्दी समझ पाएंगे। समझ पाएंगे मतलब अगर अपने बारे में सोचेंगे तो पता लग जाएगा। पर अभी इसमें वेंचर मत कीजिएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक इससे कवर होता है। फिर ये वो घर है जो भाग्य ऑफ निज दोष एंड लेगेसी है। लेगेसी क्या होता है? पुश्तैनी जायदाद, परंपराओं, उन सब का जो आप पे दायित्व आता है, वो होती है लेगेसी। और एक निज दोष क्या है? भाग्य ऑफ निज दोष। आठवां घर निज दोष का होता है। निज दोष को समझ लीजिए। आठवें भाव में जब करेंगे तब दोबारा रिपीट करूंगा। निज दोष होता क्या है? निज मतलब अपना, दोष मतलब कमी। अब वो निज दोष समझने के लिए बहुत सामान्य सा है। आपने देखा होगा आजकल व्हीकल्स के ऊपर एक वो आता है। ये गाड़ी यूरो 3 है कि 4 है या 5 है या 6 है? मेरे ख्याल में अब यूरो 6 चल रहा है। ये यूरो 6 क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का नॉर्म है कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण कर सकती है। उस सीमा के अंदर ही प्रदूषण करेगी, तब वो सड़क पे चल सकती है। उसको तभी आज्ञा मिलेगी, तभी उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो प्रदूषण का इससे क्या मतलब? प्रदूषण का अर्थ ये है कि आप चाहे स्कूटी खरीदिए, चाहे आप होंडा की कोई गाड़ी खरीदिए, चाहे कोई बाइक खरीदिए, और चाहे आप 3 करोड़ की, 4 करोड़ की मर्सिडीज भी खरीद लीजिए, या कोई भी गाड़ी, कम या ज्यादा वो पोल्यूशन तो करती ही है। धुआं तो निकलेगा ही। आवाज नहीं करेगी, शोर नहीं करेगी, तब भी तेल तो वो पिएगी और धुआं वो निकालेगी। धुआं किस स्तर का कम निकलेगा वो डिपेंड करेगा कैसा उसका इंजन है। लेकिन चाहे आप कितनी भी महंगी लीजिए, आप चाहे हवाई जहाज चलाइए,
धुआं तो निकलेगा ही। यानी कि कितना भी आप ध्यान रखिए, आपसे कुछ न कुछ अपराध होता ही है। यह है निज दोष। दूसरे शब्दों में समझिए निज दोष को। हम स्वच्छ भोजन करते हैं, हम अपनी तरफ से बहुत बढ़िया चीज खाते हैं, लेकिन सुबह वॉशरूम सबको जाना पड़ता है, और जो बहुत अच्छा खाया होता है उसका कितना गंदा रूप दिखता है। लेकिन यह आवश्यक है, ये नहीं निकलेगा शरीर से तो शरीर को रोगी बना देगा। और यदि जीवित रहना है तो आपको भोजन करना ही करना है, उसके बिना भी नहीं चलेगा। यह निज दोष करना ही पड़ता है, आता ही है। यह निज दोष का भाग्य भाव है। तो ये तो मैंने आपको स्थूल बताया है कि निज दोष कैसे होते हैं, और जब हम आठवें भाव को और समझेंगे तो पता लगेगा किस किस तरह के निज दोष हैं जिनका परिणाम चौथे भाव को भुगतना पड़ता है यदि हम उनके प्रति सतर्क न रहें। इसलिए चौथा भाव महत्वपूर्ण है। लैंड प्रॉपर्टी आपको कब मिलेगी? आठवां भाव लेगेसी का है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, वहां से मिलता है। आप भी खरीद सकते हैं, और ये आपका परिवार से दिया हुआ भी हो सकता है। तो ये कार्मिक स्तर पे अगर हम इसको देखें तो ये पाताल भी है। हमारा इस जीवन में आना अपने आप में ये बताता है कि हमारे कर्मों में कुछ ना कुछ कमी रही है पूर्व जन्म तक। और दूसरा ये कि ये निज दोष का भाग्य भाव है। यदि हम अपने निज दोषों को इस जन्म में कम करेंगे, उसको संतुलन में रखेंगे, उसको यूरो 5 या यूरो 6 के नॉर्म्स में रखेंगे, तो लॉस मिनिमम है। इसके अतिरिक्त क्या है? फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, नींव। नींव चौथे भाव से देखी जाती है। फाउंडेशन टू राइज, बात वही है कि इसी के ऊपर आपका भवन बनना है। इनवर्ड एंड पर्सनल लाइफ, घर के अंदर क्या हो रहा है ये चौथा घर बताता है। कुछ लोग बाहर नहीं निकलते, सोसाइटी में बहुत ज्यादा नहीं घुलते मिलते, काम से आए अपने घर में भी अपने ही कमरे में। ये चौथे घर का लगने से क्या संबंध है, या चौथा घर किस रूप में प्रभावित कर रहा है, या उस पे भी। इसका एक और भी कारण होता है अकेलेपन का। अकेलेपन का एक कारण होता है केतु। जिसका जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ होगा, उस व्यक्ति को अकेले में आनंद ज्यादा आता है, या दूसरों के साथ वो बहुत सहज महसूस नहीं करेगा। फिर मदरली बिहेवियर ऑफ एनी पेरेंट, ये चौथे भाव से देखा जाता है। अब समय ये ऐसा हो गया है, वाइफ का ऑफिस खुला हुआ है और हस्बैंड को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, और बच्चे घर पे, तो उनके लिए दूध भी उसी को बनाना पड़ रहा है, खाना भी उसी को खिलाना पड़ रहा है। तो मां के जो कार्य सपोजेडली हैं वो पिता को करने पड़ रहे हैं, या कोई और सदस्य परिवार का है वो कर रही है। मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने जाते हैं, बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं और घर में उनकी दादी दादा हैं, अब वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो वो भी फोर्थ हाउस बताएगा। सेटलिंग डाउन इन लाइफ, घर है ना, जब घर बन जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ अब मैंने कुछ अचीव कर लिया है। ही फील्स कंफर्टेबल। मिड नाइट, ये मिड नाइट क्यों कहा गया है?
जो दैनिक कुंडली है उसको अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल में मैं उदाहरण दिखाई देता हूं, बात बन जाए तो ये आपको काम आएगी। मान लीजिए ये कुंडली बनाई मैंने, कुंडली है, ये इस समय की है, पर मैं मान लीजिए 7 फरवरी का सुबह सुबह 6 बजे की बना देता हूँ, 6 बजे की। ओके, दिखाई दे रही है ना कुंडली? दिखाई दे रही है? यस सर। अब ये सुबह है 6 बजे, सूर्य, बुध और शनि ये साथ में थे, यहां पे थे। 10 नंबर लिखा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है? अब मैं समय बदलता हूं दिन के 12 बजे, ठीक है जी? कहां पहुंच गया सूर्य? अभी थोड़ा सा समझ मेरे ख्याल 12 बजे काफी आगे आ गया, तो इसको मैं 11 बजे ले लेता हूं। 11 बजे और 12 बजे के बीच में सूर्य कहाँ आ गया? 10वें भाव में आ गया। 10वें भाव में। ये दोपहर हो गई 11-12 बजे, सर्दियों में तो 11-12 बजे दोपहर हो ही गई ना। यस सर। अब मैं इसमें 5 घंटे और जोड़ दूं तो 16 बज गए। चलिए इसको मैं 17 कर दूं। अगर शाम को 5 बजे, ये सुबह 6 बजे, दोपहर 11 बजे, शाम को 5 बजे, सूर्य कहाँ है? 7वें भाव में, 7वें भाव में। ठीक है? और अब मान लीजिए रात के 23 बजे, रात के 11 बजे, मिडनाइट में अगर कहूं, अभी यहाँ पे मिडनाइट से थोड़ा सा कम दिखा रहा है, तो मैं 23:40 अगर इसको करूं कुछ बदलता है? हाँ। अब मान लीजिए रात के 11:45 बज गए, कहां पहुंच गया सूर्य? 4th हाउस में सर। 4th हाउस में, यानी कि मिडनाइट 4th हाउस है, दोपहर 10th हाउस है, सुबह पहला घर है और शाम 7वां घर है। ये सबको क्लियर हो गया? किसी जी को कोई सर। कंफ्यूजन है? मतलब ये कितने टाइम पीरियड के बाद जी चेंज? सर, क्लियर हो गया। हाँ, मतलब अगर हम 24 घंटे मान लें तो मोटा मोटा 6 6 6 6, ठीक है ना? तो ये मिडनाइट में चौथे घर में पहुंचा सूर्य। ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी की कुंडली में आप सूर्य को यहां देखते हैं 10वें घर में, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति दोपहर के आसपास पैदा हुआ है। यहां देखते हैं, यहां देखते हैं या यहां देखते हैं तो ये शाम के आसपास पैदा हुआ है। और अगर यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं या यहां देख रहे हैं, तो ये लगभग मिडनाइट के आसपास पैदा हुआ है। सीधे सीधे आप बोल सकते हो, ठीक है? अच्छा सर, ये तीनों में शनि जो है सूर्य के साथ ही था, तो ये में से साथ में हाँ, ही रहते हैं क्या? वो तो नहीं, वो तो क्योंकि आज यही स्थिति है ना। अच्छा, देखो, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक ही दिन में तो वो अलग नहीं हो जाएंगे ना। शनि तो 2.5 साल बैठेगा इस कुंडली में, इस भाव में। सूर्य 30 दिन बैठने वाला है, मरकरी भी 26-27 दिन बैठने वाला है। अब मान लीजिए देख लेते हैं, मरकरी की क्या है, 0 डिग्री पे आ गया है, मतलब अभी एंटर किया है आज कैप्रिकॉर्न में। तो ये लगभग 26-27 दिन इसी के में रहेगा। सूर्य कहाँ है? 24 डिग्री हो गया है, सूर्य 6 दिन बाद यहां से निकल जाएगा, 30 डिग्री हो ठीक है। गया, ठीक है ना? और ठीक है। सैटर्न कहां पे है? सैटर्न 22 डिग्री है, यानी कि अभी 8 महीने और पड़े हैं सैटर्न को। ओके ओके। 30 महीने मतलब 2.5 साल मतलब 30 महीने,
30 महीने, मतलब 1-1 डिग्री को अगर आप 1 महीना मान लें तो सैटर्न अभी 8 महीने और यहीं पे रहेगा। ओके। ठीक है ना। तो हमने आज में ही ये मकसद यहाँ पे ये समझाने का था कि जो भाव सुबह यहाँ है, दोपहर को यहाँ, जो ग्रह स्थिति है, सुबह को यहाँ है तो दोपहर को यहाँ है, शाम को यहाँ है और मध्य रात्रि को यहाँ है। तो इसलिए, और ये चौथा घर है, 1 2 3 4, इसलिए इसको मिडनाइट कहा है। तो अगर इवनिंग कहा जाए तो कौन सा घर है? ये। सातवां। दोपहर कहा जाए तो ये, और सुबह कहा जाए तो ये। ठीक है ना। जी जी सर। सर अगर तब तो ये 10th सेकेंड हाउस में जाएगा अगर कोई बच्चे का जन्म सूर्योदय से पहले हो रहा है। नहीं, सेकंड हाउस में जा रहा है तो हाँ, सूर्योदय से पहले हो रहा है। सूर्योदय से पहले। हाँ, Yes. बिल्कुल सही। और यहाँ पे हो रहा है तो लगभग ब्रह्म मुहूर्त में हो रहा है। जी जी। वो डिग्री कितने डिग्री पे है, कितने समय बचा है परिवर्तन में, वो है। पर ये है इसका। तो सूर्य की स्थिति आपको किसी भी कुंडली में ये बता सकती है कि लगभग किस समय में उसका जन्म हुआ है। तो मान लीजिए कोई ये बोले कि मैं तो दिन के 12 बजे पैदा हुआ और ये कुंडली आपके सामने रख दे, तो आप क्या कहेंगे? आपको डेट टाइम नहीं पता। टाइम गलत है आपका। झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, वो झूठ बोल रहा है। हम्म। सूर्य या तो आपका पहला या इंडिकेटर। तो हाँ, बोलो विश्वास बाबू। मैं कह रहा था या तो सर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या कुंडली गलत बनी है। बिल्कुल, मतलब गलत है कुछ ना कुछ। जी सर जी। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम थे यहाँ पे मिडनाइट। ऑयल बाथ, ऑयल बाथ क्या होता है? डाबर का लाल तेल बच्चों की मालिश के लिए, ये सुना है? जी सर, अक्सर होता है। ये सुना है। या वो आता है इसका, कौन सा, जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी ऑयल, बच्चों की मालिश के लिए। पर हमारी परंपरागत तरीके में क्या होता था, राई का तेल निकाल के राई को पीस कर उससे शरीर रगड़ा जाता था बच्चे का, जो जन्मजात बच्चा है उसकी मालिश की जाती थी। वो है ये ऑयल बाथ। कौन करता है? माता करती है, इसलिए ये 4th हाउस से रिलेटेड है। और 4th हाउस ही ग्रेवयार्ड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ऑयल बात का मतलब अगर निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की मालिश हुई है कि नहीं, जो वो पैदा हुआ उस पीरियड में 1 महीने 2 महीने के अंदर ये। नहीं 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 नहीं, उसकी हुई है या नहीं हुई नहीं ये बताएगा। अगर आपको ये देखना है कि हाँ ये मालिश होती रही है या होगी, ये अनुमान अवश्य लग जाएगा इससे। पर अगर कोई ये बोला जाए कि भाई उस बच्चे की मालिश हुई, और आप उस समय की प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो उसके मालिश को कहां से देखेंगे? वो 4थे भाव से देखेंगे। कसरत के लिए जो तेल लगाएंगे वो 4थे भाव से नहीं देखा जाएगा। कुछ लोग नहाते समय शरीर पे तेल लगाते हैं, वो 4थे भाव से नहीं देखा जाएगा। ये ऑयल बाथ पर्टिकुलरली मदर केयर वाला ऑयल बाथ है। इतनी डीपली भी जाते हैं सर? जी, इतनी डीपली भी जाना पड़ेगा मतलब ऑयल बाथ? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं तो आपको डायमेंशंस बता रहा हूं। ओके, ठीक है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने से रिलेट होने वाले कम से कम 10 या 15 सिग्निफिकेशन लिखिए। जैसे हम रिलेट कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे ऑयल मोस्टली हम यूज करते हैं बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चे की। इसलिए बोन और मसल दोनों के लिए है वो। हाँ जी हाँ, तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब उसकी
काठी कद काठी या उसका बोन्स कैसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसे कुछ? नहीं 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 नहीं, वो तो फिर बच्चे के लगने से पता लगेगा। ये अच्छा। माता का है। मतलब आप ठीक। ये देख सकते हैं कि माता कितनी सेंसिटिव रही होगी मालिश के बारे में। आज के समय में किसको किसको पता है और कौन बताता है, मालिश करना सिखाता है? जो कुछ ट्रेडिशनली चल रही है फैमिलीज, वहां पे तो ये बच्चे की मालिश हो जाती है। वरना तो कितने लोग तो मतलब एक मेडिकल व्यू आ गया है, नहीं 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 बच्चे की मालिश नहीं करना चाहिए, वो बहुत टेंडर होता है, अच्छा। हम्म। जबकि जो कि गलत है। अगर वो बच्चा का मालिश टेंडर है तो अगर आप ये जानते भी होंगे, जो सर्कस पे अब तो बैन लग गया है, कम से कम जानवरों पे वो नहीं दिखा सकते खेल, तो वो इंडस्ट्री ही बर्बाद हो गई है। वो जो सर्कस पे जो आदमी औरत होते हैं, उनकी फैमिलीज भी वही में, उनकी लाइफ वही बीतती है, तो उनके जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को वो 6 महीने से ही एक्सरसाइज कराना और वो करतब सिखाना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि तब से ही कराना शुरू कर देते हैं तो उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और उतनी स्ट्रेंथ भी आ जाती है। बेसिकली ऑयल बाथ का पर्पस है टू गिव दी स्ट्रेंथ टू दी चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड। ग्रेवयार्ड हो गया। ग्रेवयार्ड ये क्रिश्चियन सिमेट्री या मुस्लिम उसके कंटेक्स्ट में देखना होगा तो ये ग्रेवयार्ड बताता है, चौथा भाव है, क्योंकि ये भी तो वो है ना, घर है जिसके अंदर शरीर बंद हो गया। और सीक्रेट अफेयर्स, अब ये सीक्रेट अफेयर चौथे घर से कैसे पता लगते हैं? क्योंकि पांचवा घर लव अफेयर का है और फोर्थ उसका जस्ट 12th हाउस है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गया, तो जो ओपन था वो सीक्रेट हो गया। फादर्स लॉन्जिविटी, क्योंकि ये 9वें का 8वां है, 9वें का 8वां है। 8वां भाव आयुर्भाव होता है, जिसे हमने निज दोष का भाव भी माना है, वो आयुर्भाव भी होता है। तो इट टेल्स अबाउट द लाइफ एंड एज ऑफ द फादर। और क्योंकि 9वां भाव गुरु का भी होता है तो गुरु की लॉन्जिविटी भी बता दी उसने। किंगडम, किंगडम ये मंडेन के कंटेक्स्ट में आ गया। मतलब मेरा घर जहां पे है वहां मेरा साम्राज्य चलता है, तो इसी तरह जो राजा है या देश का स्वामी है उसका साम्राज्य कहाँ चलता है, वो उसकी किंगडम कहाँ है, वो चौथे घर से देखी जाएगी। तो अगर मैं देश की कुंडली से देखूंगा कि किंगडम कहाँ है, तो चौथा भाव बताएगा किंगडम कहाँ पे है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये भी चौथे भाव से देखी जाती है। और टेंट, टेंट क्या है? टेंट भी आपका एक टेम्पोररी शेड है, शेल्टर है, और शेल्टर चौथे घर से देखा जाता है। एंट हिल, एंट हिल क्या होती है? दीमक की बाम्बी। दीमक खोद खोद के मिट्टी जमीन में से निकालती है, अपना घर नीचे बनाती है और ऊपर वो सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और वो पहाड़ की, छोटी सी पहाड़ का शेप ले लेता है। तो वो एंट हिल भी चौथा घर है, क्योंकि इसके अंदर देखिए दो चीजें हो गई, एक तो घर बन रहा वो चीज, दूसरा जमीन में खोदा नींव भी चौथा घर, तीसरा पाताल, वो डीप इनसाइड तक खोदती हैं, पाताल भी चौथा घर है। इसलिए एंट हिल चौथे घर से रिप्रेजेंट होता है। एनिमल्स, एनिमल्स में कौन कौन से हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं? काउज, बफेलोज, हॉर्सेस, एलिफेंट्स। अब नोट कीजिए, सामान्यतः जो पालतू पशु हैं या सामान्यतः जो पशु हैं या पशु पक्षी हैं, उनको छठे भाव से देखा जाता है। लेकिन जो पालतू हैं, जो पालतू हैं, उनको चौथे भाव से देखा जाता है। और उसमें भी आप ये देखिए कि वो किस लिए उपयोग में आ रहे हैं। काव, इट्स अ मदरली एनिमल, इसका दूध इस्तेमाल आता है, मिल्क। बफेलो, इसका भी मिल्क यूज होता है। हॉर्सेस, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेयंस, ट्रेडिशनल तरीके से तो वही होता था,
चाहे वो तांगे में जुत रहा है, चाहे राजा जी अकेले घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे हैं। और एलिफेंट्स भी इसीलिए इस्तेमाल होता था, वजन ढोने के लिए, सवारी करने के लिए। तो ये पुराने समय की कन्वेयंस है। इसके अतिरिक्त लर्निंग हमने देख लिया, ये हाउस ऑफ एजुकेशन है। किंगडम, हाउस, ट्रेवल, व्हीकल लाइक रिक्शाज एंड स्मॉल बोट्स, वो शिप्स वगैरह हमने डिस्कस कर ली है। ऑयल बाथ हमने कर लिया है। फ्रेंड, कास्ट, जाति प्रजाति, कौन सा कुल है किसी का, वो भी, उसकी भी इंडिकेशन चौथे घर से मिलती है। कुआं हमने देख लिया, हैप्पी मैन, हैप्पीनेस है। गुड नेम, लाइफ सेविंग ड्रग। ट्रस्ट, फॉल्स एलिगेशन, आरोप। कास्ट कैसे? किस कुल से हैं, किस घर से हैं, किस खानदान से हैं। हाँ, मीन्स अगर वहां कोई प्लेनेट बैठा है उससे। हाँ, वो इंडिकेट करेगा कि किस तरह की आपके खानदान की परंपराएं हैं या किस तरह की खानदान की रवायत है। अब मान लीजिए कोई मेलेफिक बैठा है, मान लीजिए राहु बैठा है या केतु बैठा है या शनि बैठा है, इट मीन्स कि फैमिली में कुछ ना कुछ पास्ट बर्डन है, कुछ ना कुछ पास्ट वो ऐसी चीजें हैं जिसको का उनको उधार चुकाना है। इसलिए फैमिली की लाइफ इन जनरल, फैमिली की, पूरी फैमिली की लाइफ इन जनरल टफ रही। नहीं, बट एक सिबलिंग के अगर उसमें बैठा है, सपोज करो कोई और प्लेनेट दूसरी और, दूसरे में कोई, तो फिर वो अपना हिस्सा लेके आया ना उस चीज का, अपना हिस्सा। देखिए ये कास्ट केवल वो कास्ट नहीं बताता जो हम मान रहे हैं। ये कास्ट उसके अपने कर्मों द्वारा संचित जो है वो, यानी कि वो किस वर्ण से संबंध रखेगा अपने जीवन में, या उसकी जो जीवन शैली रहेगी वो किस वर्ण से ज्यादा मिलती जुलती रहेगी, उसकी एक इंडिकेशन देता है। ठीक है, ये बाद में समझ में आएगा, अभी इसके उसमें ज्यादा मुझे, क्योंकि फिर फिलॉसफी को समझाना पड़ेगा, अभी उसमें मत जाइए। ओके, आएगा समझ में, जैसे जैसे हम बाकी भाव करेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आ जाएगा, तो तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि अभी तो हमने केवल 4 ही किए हैं, तो अभी बाकी भाव के बारे में भी इतना अनुमान नहीं है ना, तो रिलेट नहीं हो पाएगा। फॉल्स एलिगेशन, टेंट हमने कर लिया। विक्ट्री, टायरसम वर्क, लैंड एंड एग्रीकल्चर, गार्डन, डिंग ऑफ पॉन्ड और वेल फॉर पब्लिक यूज, शार्प इंटेलेक्ट, तीक्ष्ण बुद्धि, accumulation of wealth, a palatial house, टाइपिंग एरर है। a palatial house, बड़ा सारा भवन, एक सामान्य भवन है, एक बहुत बड़ा भवन है, तो वो चौथे घर से देखा जाता है। अब ये पैलेशियल हाउस किसका होगा, या तो व्यक्ति बहुत अमीर है उसका घर कैसा होगा, उसके चौथे घर से पता लगेगा कि पैलेशियल है या नहीं, या आपके शहर में कौन सा, अगर कोई पैलेस है या आपके आसपास कोई पैलेस है, तब उसके वो जो मंडे लेवल पे, मेदिनी स्तर पे, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, अगर हम टोटलिटी में देखेंगे तो वहां पे पता लगता है। डैमेज टू वंस प्रॉपर्टी, अब ये मतलब नेगेटिव साइड भी बताता है कि मेरी प्रॉपर्टी भी है और उसमें कोई डैमेज की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी बताएगा। पैटर्नल प्रॉपर्टी क्यों, क्योंकि ये 9th हाउस का 8th हाउस है, फादर के हाउस का 8th हाउस है। तो 8th हाउस इज द हाउस ऑफ लेगेसी, 8th हाउस इज द हाउस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो पैटर्नल प्रॉपर्टी यहां से भी देखी जा सकती है। सेलेस्टियल फूड मतलब कि बहुत अच्छा भोजन, रॉयल फूड जो होगा उसको भी ये बताता है। आर्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग वेयर अबाउट्स ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के गुम होने, यानी कि कोई चीज आपकी खो गई है उसको बताने का हुनर। अब ये हुनर तो फिर पर्सनल हो गई, यानी कि
किसी व्यक्ति का अगर ये चौथा भाव और उसका भाव का स्वामी आदि इत्यादि बहुत प्रभावशाली है, तो उसका प्रॉपर्टी से संबंधित जो अनुमान होगा, यदि वो बताता है तो वो सही होगा। कहने का अर्थ ये है। एंड हिल, ये बिल लिखा है, हिल है ये, प्रमोशन ऑफ वैदिक एंड सेक्रेड लोर, वेद और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसके प्रमोशन का, उसको बढ़ाना चढ़ाना, उसके बारे में उसका अनुसरण करना, उसको जीवन शैली में अपनाना, ये भी चौथे भाव से देखा जाता है। बफेलोज, काउज, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, ये हमने देख ही लिया है। सरप्लस कॉर्न, वेटलैंड्स, वेटलैंड्स क्यों? क्योंकि पानी है। और सरप्लस कॉर्न, मक्का, ये भी इसी से देखा जाता है, चौथे भाव से। तो लाइफ सेविंग ड्रग का क्या रेफरेंस है इस हाउस से? लाइफ सेविंग ड्रग, देखिए ड्रग किससे देख रहे हैं आप? हॉस्पिटल से, ठीक है। हॉस्पिटल क्या होता है? 12th हाउस। 12th हाउस। 12th से 4th हाउस क्या है? 5वां। 12वें से 5वां हुआ ना ये? हाँ जी। हाँ जी। ये है 12th हाउस। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी हम 5वें भाव को पढ़ेंगे, अभी इसके बाद 5वें को पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे रिलेट होता है। ठीक है। हाँ जी। To get the inputs about astrology, kindly like the channel, subscribe it, and share with your friends.